नमस्कार सभी साथियों को। जितने भी साथी इस लाइव ब्रॉडकास्ट को सुन रहे हैं उनसे मैं हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप शुभचिंतक हैं और अगर आप चाहते हैं कि जो चीज़ें चल रही हैं अब, यानी कि हमारा जो राष्ट्र है हिंदू राष्ट्र की तरफ है, तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ से कास्टिज्म को ख़त्म करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हिंदुओं में कास्टिज्म रहेगा, जब तक ये एक नहीं होंगे, ये कटते रहेंगे, ये मरते रहेंगे, इनका कोई समाधान नहीं होगा। फिर बहुत सारे साथी इस लाइव ब्रॉडकास्ट से जुड़ गए हैं और वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं, और बहुत सारे साथियों ने अपने अपने पेजों पर इस वीडियो को कोलैबोरेट कर दिया है। डियर फ्रेंड्स, हिंदुओं में सिर्फ एक कमी है कि ये कास्टिज्म में बटे हुए हैं। यही कारण था कि हम गुलाम हुए हैं और हजारों साल की गुलामी हमने भुगती है। हमारे पूर्वजों ने, शिव कुमार जी, राम मास्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद शिव कुमार जी। एक बार वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमने इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, मतलब बनाना है। यहां से कास्टिज्म को खत्म करेंगे। मैं सबसे पहले मेरा सर्टिफिकेट फाड़ के फेंक दूंगा जाति का। जाति प्रमाण पत्र बनवाओ, ये बनवाओ, क्या मतलब यार जाति प्रमाण पत्र का? ये हमारी थी ही नहीं, कहां से आई है? अंग्रेजों ने ऐसा परमानेंट ठप्पा लगा दिया। तो बहुत सारे साथियों ने इस वीडियो को शेयर किया है, और आज का जो लाइव ब्रॉडकास्ट है डियर फ्रेंड्स, बहुत ही जबरदस्त बेहतरीन होगा अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे। लेकिन अगर आप हिंदू होकर हिंदू का ही विरोध कर रहे हैं, फिर कुछ नहीं होने वाला। अगर आपके दिमाग में भी ये जातिवाद का जहर है डियर फ्रेंड्स, इसे निकाल दो। ये जहर हमारे दिमाग में अंग्रेजों ने डाला। मैं फुल स्टडी करता हूं, पूरी पढ़ाई करके बैठता हूं। मैं वैसे कोई भी चीज नहीं बोलता। हमारे गोत्र हैं, हमारे गांव के नाम हैं, वो कैसे बने, कैसे गोत्र बने, ये सारी चीजें मैं पढ़ चुका हूं। मेरा गांव खोखा है, और खोखा के दो अर्थ है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर एक नाम के दो अर्थ होते हैं। एक खोखा उसे भी बोलते हैं कि कोई लोहे की, पत्थरे की, लकड़ी की कोई दुकान हो, कह देते खोखा ये। और 1 करोड़ को भी खोखा बोलते हैं। तो ये 1 करोड़ वाला खोखा है, ये काठ की लकड़ी वाला खोखा नहीं है। तो एक्टर सुखबीर खोखा भी अपना कीमती समय निकालकर, हालांकि एक्टर सुखबीर खोखा धार्मिक यात्राओं पर चल रहे हैं, फिर भी कीमती समय निकाल के लाइव ब्रॉडकास्ट से जुड़े हैं। और जय श्री राम का जो उद्घोष किया है इन्होंने, जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद एक्टर सुखबीर खोखा का। अरे ये बच्चा धार्मिक स्थलों पर जा रहा है, और पूरे देश की, पूरे यूनिवर्स में जितने भी जीव जंतु है, वहां तक की बात सोचता है। एक पीछे एक वीडियो वायरल हुई थी डियर फ्रेंड्स, और वो वीडियो क्या थी? ये चंद्रशेखर आजाद सिर्फ कानून का सहारा ले रहा है। जहां जितने
का जो मेला लगा था, तो उन्होंने कहा कि सारे पापी जाते हैं वहां पे। और यहां तक बोल रहा था कि मैंने पढ़ रखा है, सनातन आइडियोलॉजी मैंने पढ़ रखी है। क्या पढ़ रखा है आपने? डियर फ्रेंड्स, हमसे जाने अनजाने कितनी गलतियां होती है। सपोज करें कि आप किसी व्यक्ति के साथ झगड़ा करते हैं, आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगी। लेकिन हम हमारे जीवन में कभी कुत्ते को भी मार देते हैं, कभी बिल्ली को भी मार देते हैं, कभी जो पक्षी हैं उन्हें भी सताते हैं। तो इनके लिए कोई कानून में धाराएं थोड़ी है कि आपने किसी अगर कुत्ते को डंडा लगा दिया तो अब एफआईआर करवाएगा क्या वो? लेकिन हमसे तो पाप हुआ है ना, वो भी तो जीव है ना। ये हिंदू आइडियोलॉजी ये सिखाती है। देश संविधान से चलेगा, देश ऐसे चलेगा, देश ऐसे चलेगा। ब्राह्मणों ने ये कर दिया, ब्राह्मणों ने ये कर दिया। अरे उनकी तो थ्योरी पे आप एक बार आके तो देखो, एक बार आप समझ के तो देखो। समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताता हूं। मैं खोखा गांव का हूं, मौनी बाबा मंदिर के पास मेरा घर है। क्या किसी का राइट बनता है कि किसी का घर का घिराव कर देंगे? लेकिन मेरे घर का घिराव हुआ, सबूत है मेरे पास। लेकिन पुलिस मेरे सबूतों को कलेक्ट नहीं कर रही, नहीं ले रही, मेरी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। अब मैं हार मान के बैठ से हूं। एक्टर सुखबीर खोखा की नियर अबाउट, डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैं हर लाइव ब्रॉडकास्ट में बताता हूं भाई, 70 आईडी तो एक्टर सुखबीर खोखा की हैं। अब दूसरी आईडी से पता नहीं भाई एक्टर सुखबीर खोखा ही सुन रहे हैं या उनके कोई यार दोस्त है। मतलब हार मान के बैठ से हूं। आप सपोज करें मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि मेरे घर का घिराव किया, मेरे ऊपर प्रेशर बनाया गया कि गांव का नाम हटा। मैं इस गांव का वो उस शख्स का पोता हूं डियर फ्रेंड्स, जिसने ये गांव बसाया है। साधु की संतान है हम, और मेरे ऊपर प्रेशर बनाया जाता, नाम हटा, नाम हटा गांव का। क्यों हटाऊं मैं नाम? मैं नाम हटाने के लिए बैठा हूं। हमारी बेइज्जती हो जाएगी। किस बात की बेइज्जती होगी तुम्हारी? पहली बात तो तुम्हारी इज्जत है ही नहीं। बेइज्जती तो उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत हो। जब आप लोगों की कोई इज्जत ही नहीं है तो आपकी बेइज्जती कौन करेगा? इज्जत मेरी थी और मेरी इज्जत को आपने उछाला। डियर फ्रेंड्स, वीडियो को खुले धड़ाके से आप शेयर किया करो। मैं ये लड़ाई सिर्फ मेरे लिए नहीं लड़ रहा, मैं ये लड़ाई उन सभी गरीब कलाकारों के लिए लड़ रहा हूं। आप सपोर्ट करें। आपके एक शेयर से कोई आपका बैलेंस खत्म नहीं होगा कि बैलेंस खत्म हो गया भाई। कैसे शेयर करें? ये कोई मतलब नहीं बनता कि किसी के घर का घिराव कर देंगे।
बेवजह पुलिस बुलाएंगे। एक सुरेंद्र एएसआई कुंगड़ से एक गरीब घर की बेटी को रात को 10 बजे उठा के ले जाता है और झूठी रिपोर्ट तैयार होती है। तो क्या मैं वो लड़ाई लड़ूं या छोड़ दूं? आप बता दो। मैंने मान लिया कि ये लड़ाई छोड़ दी, तो फिर कितनी लड़कियों के साथ ऐसा हुआ। वो लड़की अपना चैनल चला रही थी, अपना काम कर रही थी, लोग उसके फैन थे। तो एक एएसआई, ओनली एक स्टार, मतलब उसे उठा कर ले गया रात को। मेरे को उस एएसआई ने ये कहा था कि आप बोल दो कि मेरे साथ संबंध बनाए। और डियर फ्रेंड्स, मैंने मार खाई है, मैं पीटा हूं सदर थाना 80 के अंदर। संबंध बनवाऊंगा मैं? अच्छा, मैं बेवकूफ हूं? मैं कोई धंधा करता हूं क्या कि मैं कोई ऐसा बिजनेस कर रहा हूं? अगर मैंने ये धंधे करने होते तो मैंने क्या जरूरत थी एपिसोड बनाने की? हम लोगों को शिक्षा भी देते थे, हम लोगों का मनोरंजन भी करते थे, लोग हमारे फैन भी थे। लेकिन हमारा अपमान किया गया। मेरी डियर फ्रेंड्स, आज पर मंथ नियर अबाउट 3 करोड़ रुपए इनकम होनी थी। 3 करोड़। और 3 करोड़ पर मंथ इनकम कोई छोटी इनकम नहीं होती। लेकिन मैं इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। मैं पता नहीं कितने लोगों को रोजगार देता, लेकिन ये उस चक्कर में थे कि कांग्रेस पार्टी आ जाएगी। अब लहर भी ऐसी बना रखी थी कि हरियाणा में तो कांग्रेस पार्टी आनी आनी है। अब कभी नहीं आएगी कांग्रेस पार्टी, कहीं नहीं आएगी, लिख लेना। कहीं नहीं कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस का तो नाम ही अंग्रेजों से जुड़ा हुआ है, अंग्रेजों की पार्टी है, अब नहीं आएगी। बहुत साल मूर्ख बना के रख दिया कांग्रेस ने इस देश को, और बहुत पीछे धकेल दी कांग्रेस पार्टी ने। अब हिंदू जाग चुका है, लेकिन कुछ लोगों में है भाई वही जातिवाद है। किस बात की जाति है? किस बात का मतलब आप प्राउड फील करते हैं कि मैं इस जाति में पैदा हुआ? जाति और गोत्र कैसे बने ये लोग जानते ही नहीं कि ये बने कैसे हैं। और मैं एक गोत्र का तो स्पेशली जिक्र करूंगा डियर फ्रेंड्स, और वो मेरे लिए जरूरी भी है। कि एक गलतफहमी फैला दी कि जो धानक समाज के लोग हैं वो किसी के नहीं होते, वो मां का ना बाण का। ये गलत थ्योरी हमें पढ़ाई जा रही है। इन लोगों को ये नहीं पता कि जब राजा महाराजाओं का समय था, ये धानु का समाज जो बना है, ये धनुष बनाते थे, और वहीं से ये वर्ड आया है।
ये जो शब्द आप जो थ्योरी इस देश को दे रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये वर्ड धानुका से आया है, यानी कि धनुष से आया है, और पूरी स्टडी के साथ मैं बोल रहा हूं। तो ये धनुष बनाते थे राजा महाराजाओं के लिए, कि पहले धनुष ही होता था। तो भाई अब तो ना ही तो धनुष, जब धनुष नहीं है तो फिर धानक जाति भी क्यों लिखी जा रही? चमड़े का काम कौन करता है? आज की डेट में चमड़े का काम कौन करता है? बनिए। उन्हें बोल के देखो ना आप कि तुम चमार हो, बोलो किसी में ताकत है? कोई नहीं बोल सकता। किसी में दम नहीं है कि उन्हें, जितने भी हमारे जूते हैं, लखानी, बजाज, वट वट, पता नहीं कितनी कंपनी, सारी बाणियों की कंपनी है। सारा मतलब बिजनेस तो लोग और कर रहे हैं, और ठप्पा उन लोगों के ऊपर लगा हुआ है। ये ठप्पा खत्म करेंगे डियर फ्रेंड्स, ये हटानी पड़ेगी। हाँ, अपना गोत्र रखो, और गोत्र के ऊपर, नागर गोत्र के ऊपर मैं बोलूंगा डियर फ्रेंड्स। भारत को छोड़ दे आप, भारत को छोड़े, मैं भारत की बात नहीं कर रहा, मैं एशिया महाद्वीप की बात कर रहा हूं। एशिया महाद्वीप पर सबसे बड़ा यूट्यूबर अजय नागर है, लेकिन वो धानक समाज से नहीं है। इसका मतलब क्या है कि फिर तो हम सब एक हैं। वो ठाकुर का लड़का है और उसका गोत्र नागर है। चौराण जाटों का बहुत बड़ा गोत्र है। भुन्ना के पास एक गांव है बैजलपुर, वहां पे धानक समाज के लोग चौराण है। क्यों यार देश में मतलब फद्दू फंड बना रखे है। यो मलिक हरियाणा का सबसे बड़ा गोत्र है, सबसे बड़ा गोत्र मलिक है हरियाणा का। मोखरा गांव हरियाणा का दूसरे नंबर पे बड़ा गांव है। पहले बड़ा गांव सिशाई होता था, अब वो नगर पालिका में चला गया। अब तो मैं ये कह सकता हूं कि मोखरा गांव एक नंबर पे सबसे बड़ा गांव है। मलिक है वहां पे। खरड़ गांव में वाल्मीकि समाज से मलिक हैं। तो फिर हम जातियों में क्यों उलझते हैं? क्यों उलझ रहे हैं फिर? सरावत गोत बहुत बड़ा गोत है। सरावत गोत के मैं चमार दिखाऊं, सरावत गोत के मैं जाट दिखाऊं, मेरा नोलिया गोत है, नोलिया गोत के मैं बामण दिखाऊं, जाट दिखाऊं, बणिये दिखाऊं। तो फिर यार क्या क्यों मतलब जात पात का चक्कर में क्यों बैठे भाई? आप एक क्यों नहीं हो सकते? जिस दिन आप एक हो जाओगे उस दिन ये देश बहुत आगे जाएगा। लेकिन अगर आप इसी तरह जातियों में बटे रहे ना, आपका कुछ नहीं होगा। और आज इस देश को ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं, उनका विजन ये, वो अपने लिए ही नहीं जीते,
वो मानवता के लिए जीते हैं, मैं देश के लिए भी नहीं कहता। वो एक ऐसे शख्स हैं, उनके मुकाबला कोई नहीं कर पा रहा और ना ही कभी होगा। अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनको कोई हरा देगा, सवाल ही पैदा नहीं है, क्योंकि उन्हें हम हारने नहीं देंगे। क्यों हारने देंगे जब वो इंसान मानवता के लिए जी रहा है, अपने लिए कुछ नहीं कर रहा, अपनी उन्हें संतान पैदा नहीं की, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, वो दुनिया के बारे में सोच रहा है, तो हम उस व्यक्ति को हारने कैसे देंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। डियर फ्रेंड्स, जितने साथी सुन रहे हैं, अगर बात अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर कर दें, अगर बात अच्छी नहीं लग रही शेयर मत करें। लेकिन सच्चाई यही है जो बदलेगी नहीं। मोदी जी जब तक चाहेंगे वो अपनी मर्जी से ये कह सकते हैं भैया मैं इस देश के ऊपर राज नहीं करूंगा, लेकिन उसे कोई हराने वाला बंदा नहीं है। वो शिव अवतारी है। उसे हरा कौन देगा? कोई भी नहीं। लोगों ने 2019 में राहुल गांधी ने एक चीज छोड़ दी, चौकीदार चोर है। मोदी जी तो इतने ठंडे व्यक्ति, उन्होंने ये नहीं कहा कि चौकीदार चोर क्यों है, नो। उन्होंने उसी थ्योरी को कैसे चेंज किया, मैं भी चौकीदार हूं। वो जो आप कहते हैं ना, उसी चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर वही मैजिक चला ना, मैं भी चौकीदार हूं। तो जितने भी साथी डियर फ्रेंड्स सनातन संस्कृति को मानते हैं, उनसे हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वीडियो को शेयर करें। इस देश से जातिवाद का जो जहर हिंदुओं में डाला गया, उसे मिटाने की कोशिश करें। ये सनातन धर्म को मानने वाला देश है और इसी में हमारी भलाई है, इसी में हमारी सेफ्टी है। नहीं तो डियर फ्रेंड्स बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है आगे आने वाले समय में, ये मैं आपको बता देता हूं। रविदास जी महाराज ने पहले ही कहा था 21वीं सदी हमारी है और 21वीं सदी में हम हैं और ये सदी हमारी है। मीन्स उन्होंने जाति के हिसाब से नहीं किया, क्योंकि उनकी जो थ्योरी थी वो जाति को नहीं मानती थी। कबीरदास जी महाराज ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे। मैं कोई जो मेरी जो बातें होती वो प्रैक्टिकल तरीके पे होती, मैं ऐसे नहीं बोलता। उनका जो जन्म हुआ था ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। और उन्होंने जिस लड़की के साथ शादी की वो उनकी बेटी के समान थी, लेकिन करनी पड़ी डियर फ्रेंड, शादी करनी पड़ी। एक्टर सुखबीर खोखा ने कमेंट करी है, सर प्लीज टेल मी वेदर कास्ट वाज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और ऑन द बेसिस ऑफ डीड्स। डीड्स मतलब काम होते हैं, डीड्स। यानी कि एक्टर सुखबीर खोखा ने लिखा है कि ये जो जातियां बनी हैं
वे धर्म के आधार पे बनी या अपने कर्मों के आधार पे बनी। जातियां डियर फ्रेंड्स ऐसे बनी है, मैं बताता हूं आपको। सबसे जो पहले जो जाति बनी थी, सबसे पहली जो जाति है वो कुम्हार जाति है। अब आप सोचोगे सबसे पहली जाति कुम्हार कैसे है? क्योंकि डियर फ्रेंड्स जो आदमी है, जैसे जंगल ज्यादा थे, वन ज्यादा थे, तो आदमी तो ऐसे ही घूमते थे। तो वो 3 चीजों की जरूरत होती थी, 3 चीजों की, रोटी, कपड़ा और मकान। मकान होते नहीं थे, गुफाओं में रहते थे। फिर ये इकट्ठे रहने लगे। और डियर फ्रेंड्स पशु भी इकट्ठे रहते हैं, पशु भी इकट्ठे रहते हैं। इनका भी एक अपना समाज होता है। तो कोई मतलब आप उसे कबीला कहें, क्या कहें, कुछ भी नाम दे लें, फिर इन्हें समझ आने लगी। तो फिर इन चीजों को ऐसे समझने लगे, भाई इतना क्षेत्र हमारा है, हम यहाँ शिकार करेंगे, यहाँ पे कोई फल फ्रूट होगा हम खाएंगे। ऐसे चलता रहा। कपड़ा था नहीं तो पत्ते लपेट के घूमने लगे। तो जो पानी, रोटी का मतलब तो ये हो गया कि जो खाने मिल गया वो ये रोटी है। तो अब पानी की जरूरत भी पड़ती थी। अब हर जगह पानी नहीं मिलता था। तो किसी बंदे के दिमाग में आया, यार ये जहां पे चिकनी मिट्टी होती है, इस मिट्टी को ये पानी रखता है, तो क्यों न इस मिट्टी से कोई बर्तन बना लिया जाए। उन्होंने बर्तन बनाया और बर्तन में पानी डाला। और जब भाषा का विकास हुआ तो कुंभ, जिसे हम घड़ा बोलते हैं, कुंभ से कुम्हार वर्ड आ जाता है। और सबसे पहले साइंटिस्ट कुम्हारी हैं। इन्हें आप इन्वेंटर भी कह सकते हैं, यानी कि जिन्होंने कोई चीज इन्वेंशन में जो लेके आए वो चीज बन गई। तो फिर साथियों धीरे 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 फिर खेती का सीजन आया, खेती का पता चला, पशु पालने लगे, पहिए का आविष्कार हो गया और ये चीज बढ़ती गई। और आदमी का जो दिमाग था वो क्रिएटिव होता गया। नई नई रचनाएं कैसे होती हैं वो चीजें इंसान सीखने लगा। और बहुत सारी चीजें मार्केट में आई, मार्केट में बनी। और आज जिस युग में है डियर फ्रेंड्स, ये युग पहले भी था। इसीलिए मैं सनातन आइडियोलॉजी का फैन हूं। हमें क्या पढ़ा दिया गया कि राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार कर दिया। हवाई जहाज तो रावण के पास भी थी। हम कौन सी चीजें पढ़ रहे हैं? यानी कि हमने वो जो वेस्टर्न कल्चर वो अच्छा लग रहा है। और जितने भी इन्वेंशंस होते हैं, जो आविष्कार होते हैं, वो सारी की सारी हमारे जो ऋषि महात्मा थे वो बताकर चले गए। हमें जातियों में तोड़ दिया। जाति ऐसे आती गई, किसी ने
तेल बना दिया और उन्हें तेली कहने लगे, किसी ने सोरा बना दिया सोरगर कहने लगे, किसी ने भी डियर फ्रेंड्स कोई सा काम कर दिया जो समाज में वो कौन था, काबिल कौन था, उन्हें चंडाल कहने लगे, वह जाति बन गई। तो ऐसे ही जो जो भाषा का विकास होता गया, अब हरियाणा में और पंजाब में एक थ्योरी बेची जाने लग रही है, 36 बिरादरी। 36 बिरादरी के किस तरह भाई? 4,500 जाति तो अंग्रेज लिख के जा रही है। 4,500 जाति रिटर्न में पड़ी है, तो आप 36 बिरादरी किस तरह लिखा? किसी ने बेरा 36 बिरादरी क्यों लिखा गया? ये जो गलत थ्योरी हमें बेची जा रही है, इनसे बचो। और अगर हमने इस देश को आगे बढ़ाना है तो जो हमारे दिमाग में जातिवाद का जो जहर है वो निकालना पड़ेगा। ये जो बाहरी आक्रांता आए थे हमारे देश में, ये भूखे मरते आए थे, क्योंकि वहां कुछ होता नहीं था। लेकिन हमारा देश में सब कुछ था, क्योंकि यहाँ पानी की सुविधा थी, वहां रेगिस्तान था, वहां कुछ नहीं, कोई पैदावार कुछ नहीं था। ये जैसे वहां पे आपने देखा होगा कि और सुना भी होगा कि जैसे जो मोमडन है, मतलब जो मुस्लिम है, उनमें आदमियों को दफनाने की परंपरा है। वो आदमियों को दफनाते हैं, मीन्स कि खड्डा खोद के उसके अंदर डालते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा कि ये चीज कहां से आई, क्यों आई? क्योंकि उनके पास लकड़ी ही नहीं होती थी, रेगिस्तान था। अब आदमी मर गया, वो खड्डा खोदा, दाब दिया, चलो हो गया भाई तेरा काम। हमारे यहाँ वन थे, पानी था, सब कुछ था यहाँ। इसलिए हिंदू कल्चर में व्यक्ति को जलाया जाता है, मुस्लिम दफनाते हैं। लेकिन वो कल्चर आज इस देश में किस काम की है? उस चीज का महत्व क्या है? कोई महत्व नहीं, जीरो इंपॉर्टेंस। क्यों दफनाते हो भाई यहाँ पे? अगर सपोज करो डियर फ्रेंड्स, हिंदू भी यही कल्चर अपना ले कि सभी की समाधि बनाओ भाई ने सभी ने दबाओ, तो बसने जगह भी को नहीं मिला है। बसने के लिए जगह नहीं बचेगी, क्योंकि एक समाधि बन गई। अब वहां पे दूसरा आदमी तो फूका कौन जावे, दूसरे खातर और जगह चाहिए। फिर ये खेत खाद कुछ भी नहीं बचेंगे, कैसे बच जाएंगे? फिर पूरी समाधि कौन लोड है, जनसंख्या इतनी है, कैसे बच सकते हैं? इसलिए डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी से एक अनुरोध करता हूं कि जो हमारी हिंदू आइडियोलॉजी है, हिंदू विचारधारा है, उसका समर्थन करें और जाति का जो जहर है उसे दिमाग से निकाल दें। हमारी कोई जाति नहीं है, वो कुछ चीजें थी, वो नाम पढ़ते गए। रामोतार जी की कमेंट आई, रिकॉर्डिंग सेमेस्टर समझ में नहीं आई सर, दोबारा करो कमेंट आप। बस बहुत रिस्पेक्ट करते हैं सर आप, लेकिन मेरे आपकी कमेंट समझ में नहीं आई। तो ये जो जाति वाला जो सिस्टम है ये डियर फ्रेंड्स, उस समय बहुत अच्छा था। क्यों अच्छा था? क्योंकि जाति बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई।
उनके अलग अलग अपने रीति रिवाज बन गए, अलग अलग देवी देवता, अलग अलग अपनी जीवन शैली बन गई उनकी। और डियर फ्रेंड्स, इतना आप भी समझते हैं कि मान लिया हमने रिश्ता करना किसी लड़की का, तो वो उसी घर में करेगा ना कि जहाँ पे वो आपकी लड़की एडजस्ट हो सकती हो, वे जहाँ आप जैसा खान पान करते हैं, आप जिन देवी देवताओं को मानते हैं, आपकी जो रिलीजियस रिचुअल्स हैं, यानी कि धार्मिक मान्यता आपकी क्या है, आप उन्हें मानते हैं, तो उसी घर में हो जाएगी, वहीं पर एडजस्ट हो सकती है। इसलिए वो इस हिसाब से रिश्ते नाते बने। और डियर फ्रेंड्स, हिंदू जो आइडियोलॉजी क्या कहती है, मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का, वो भी पढ़े बैठा हूं मैं। उसमें भी क्लियर लिख रखा है कि जो पिता होता है उसकी 5 पीढ़ी तक रिश्ता नहीं हो सकता, और मां की 3 पीढ़ी ली गई कि मां की 3 पीढ़ी तक कोई रिश्ता नहीं बनेगा। लेकिन आजकल क्या है, ये जो लोग ये कहते हैं कि हम तो बाबा साहब को मानते, बाबा साहब ने क्या कह रखा है, और उधर एक ये कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कह रहा है कि चाहे आप सगी बहन के साथ शादी कर लें, फिर धर्म कहां बच गया? फिर तो है ही नहीं, खत्म होगी कहानी। गांव की गांव में लोग शादी कर रहे हैं, फिर रिश्ते नाते कहां बचेंगे? जब गांव की गांव में लोग शादी कर रहे हैं। मास्टरमाइंड मास्टर राम अवतार जी, दिल की गहराइयों से आपका स्वागत है। भी ऐसे ऐसे साथी देखो जो समझते हैं, और वे समझेगा वो जिनमें घर का दिमाग होगा। जो मतलब बैठ तला के बीज है उनको तो समझ में आओ कोई नहीं, मैं कदे कौन समझे। लेकिन जो सच्चे हैं, अच्छे हैं, डियर फ्रेंड्स, हमने एक होना पड़ेगा। नहीं, मैं पूरी थ्योरी इनकी पढ़े बैठा हूं, इनकी थ्योरी बहुत अपने लिए नुकसानदायक हो जाएगी। एक घटना बताता हूं, उस राजा का नाम मेरे याद को नहीं। भी राम अवतार जी ने कमेंट लिखी कि मास्टर, एक मेरा मित्र है राकेश कुमार, वह आपसे जुड़ना चाहता है, उसके पास आप लिंक भेजिए। अब राम अवतार में किस तरह भेजूं लिंक? मनु तो कौन भेज रहा कि वो मेरी फेसबुक आईडी तो जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा। हाँ, उसकी अगर वो आवे तो मैं पक्का फोन उठाऊंगा। लेकिन ये मेरे समझ में को नहीं आओ, नहीं मैं किसके पास भेजूंगा मैं। तो एक घटना बताऊं डियर फ्रेंड्स, जो पहला राजा था, हिंदू राजा, उसका नाम मेरे याद को नहीं आने लग रहा, मैं अगली लाइव में बता दूंगा। डियर फ्रेंड्स, उसका 2 जवान लड़की थी, और ये जो बारी आक्रांता है, इन राजा मार दिया धोखा देके। राम अवतार जी तो मोबाइल नंबर हो तो किस तरह जोड़ूं मैं? एक बार आप कहानी सुनो, कोई बात नहीं, मैं इस नंबर ना कॉपी करके या फिर मैं फोन मिलाऊंगा राकेश कुमार द्वारा। तो डियर फ्रेंड्स, उसका 2 जवान छोरी थी राजा के।
और वो राजाओं ने मार दिया। और अब राजा खत्म हो गया, तो अब जो भारत जो सौदा आया था, आक्रांता कहूं, बलात्कारी कहूं, के कहूं, उनने, वो आप सोचो। तो वो ऊपर चढ़ गया छत के ऊपर, और सबसे पहले उसकी एक के डिमांड थी, बोला धनु छोरिया ने भेजो ऊपर। धनु छोरी ऊपर बुला ली और रेप करने की कोशिश। धनु छोरी छत पर कूद के मर गई, सुसाइड कर लिया। ये हमारा हिंदू कल्चर था डियर फ्रेंड्स, कि जान दे देंगे, मर जाएंगे। वो सर मेरे याद को नहीं आने लग रहा, मैं कल बताऊंगा। दोनों छोरी सुसाइड कर जाती, मर जाती, वे हम हमारी इज्जत नहीं देंगे, जान दे देंगे। ये हमारी कल्चर थी। अरीब ईब कल्चर के होगी खत्म, डबो के दर्दी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हम हमारे जो संस्कार थे, संस्कार वो तो पढ़ाए नहीं जा रहे, बच्चा में संस्कार है ही कौन। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिस व्यक्ति के नाम के पीछे सरस्वती लग जाता है डियर फ्रेंड्स, जो विद्या की देवी है। अब सरस्वती छोटा नाम नहीं है कि हर किसी के नाम के पीछे सरस्वती लग जाएगा। और मैं आपने एक बात और बता दूं कि उस स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था। अगर कोई साथी जानता हो कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था, प्लीज राइट डाउन। मैं 1-2 मिनट इंतजार करूंगा, जितने भी साथी सुनने लग रहे। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था, प्लीज राइट डाउन। ये कोई घना मुश्किल प्रश्न को नहीं पूछा मैंने, एक बार नू लिख दो कि स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम यो था। बचपन में जो नाम दे रहा था उसके माँ बाप ने, के नाम था, प्लीज राइट डाउन। अभी तक किसी ने कुछ नहीं लिखा। गूगल पे देख के लिख दो, लिखो तो स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था। कोई मुश्किल प्रश्न को नहीं हो, ये जमा आसान प्रश्न है, लिख दो एक बार। किसी ने कुछ भी नहीं लिखा। तो कोई बात नहीं डियर फ्रेंड्स, थोड़ी देर में मैं बता दूंगा। जितने भी साथी इस लाइव ब्रॉडकास्ट को सुन रहे हैं, इन्हें शेयर करें। और भाई मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो हमारा जो धर्म है, सनातन जो हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति से जुड़े रहो, आप फायदे में रहोगे। इस जात पात का भेदभाव ना भुला दो आप, क्योंकि आज सभी का खान पान एक जैसा है। पहले चलो अलग अलग होगा, और अलग अलग था तो अलग अलग तरीके तो सिस्टम चल रहा था। अब सभी का एक जैसा है। इस भेदभाव को बुला के, और जो हमारे
ऋषि मुनि जो थे, जो इतना ज्ञान देंगे, साइंस ने तो बहुत टाइम लग जाएगा और तीन पहुंचने में। डियर फ्रेंड्स, एक बात मैं आपने के साथ साझा करूंगा, मैंने पहले भी बताई हुई होगी। सूर्य को हम भगवान मानते हैं, देवता मानते हैं, क्योंकि सूरज अगर 12 घंटे आपका सिस्टम बिगाड़ देनी, 12 घंटा में एक बंदा भी जिंदा बन पावा, ओनली विद इन 12 आवर्स, 12 घंटे में एक बंदा भी सांस नहीं ले सकता। तो आपको ईद में साइंटिफिक बात बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग उन्होंने कहते वो तो ब्राह्मण थे, उनने क्या कोई नॉलेज थी, के था उनका सांग, उनने तो पाखंड फैलाया। उन्होंने पाखंड को नहीं फैलाया, पाखंडी है तो फिर सारी जनता में है। वे सच बोलिया करते, वे तपस्या करया करते, उनने सारी चीज़ों की नॉलेज थी। तो डियर फ्रेंड्स, आज से 800 साल पुराना मंदिर की बात बता रहा हूं। आपने पढ़ा भी होगा, सूर्य देव मंदिर कोणार्क में है, 800 साल पुराना मंदिर है। तो वहां पे जो सूर्य भगवान का जो मंदिर बना रखा है, उसमें 7 घोड़े दिखा रखे हैं और 7 रंगा के दिखा रखे हैं। तो इस चीज का मतलब क्या भाई, उन्हें कैसे पता लगा कि सूर्य का प्रकाश में 7 रंग है? हम तो 200-300 साल पहले आप साइंस ने बता दिया भाई 7 रंग है सूर्य में, और उनने तो 800 साल पुराना, तो मैं मंदिर की बात करने लग रहा हूं। उस टाइम तो मंदिर बनाया था, हजारों साल पहले उन्होंने नुबेरा था 7 रंग है। बेवकूफ थे वो। जो ने ब्रह्मांड नाम दिया, जिसने अंग्रेजी में यूनिवर्स बोला है, ब्रह्मांड, उसका अर्थ क्या है? ब्रह्म का क्या अर्थ है? ब्रह्म का अर्थ होता है डियर फ्रेंड्स, फैलते जाना। फैलते जाना। अंड का मतलब अंडा होता है, यानी कि अंडे की आकृति में फैलते जाना। आज साइंस ही बताने लगी है कि ब्रह्मांड तो बढ़ने लग रहा है। तो उन्हें तो हजारों साल पहले बता दिया था, और हमें फिर उनने को हमारे ऋषि मुनि वो तो बेवकूफ थे। यहां तक डियर फ्रेंड्स, मैंने तो ये बहुजन समाज पार्टी वाले की बात सुनोड़ी कि बोला हिंदू धर्म में तो रेपिस्ट थे सारे, जो ऋषि मुनि थे वो रेपिस्ट नहीं थे, बलात्कारी नहीं थे वो। जगदीश कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने अपना कीमती समय निकाल के आप सुन रहे हैं। राम राम जी, दिल की गहराइयों से आपका स्वागत है। वो रेपिस्ट नहीं थे डियर फ्रेंड्स, उस समय वो मेडिकल साइंस नहीं थी, जिससे आजकल भी आप देखते होंगे कि भी कोई बाप बनने के काबिल नहीं है तो उसको महिला को हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगवाया जाता है। मास्टर जी आप कहाँ से हो? जगदीश कुमार, मेरा गांव खोखा है, जिला हिसार है, हरियाणा से मैं बिलोंग करता हूं। तो आजकल भी तो ये चीज है कि अगर कोई मतलब किसी के अंदर वो नपुंसक है, स्टरलाइज्ड है, डेड हो चुका है, कुछ है नहीं उसके अंदर, तो उसकी पत्नी को इंजेक्शन रखा जाता है ना।
पहले ही साइंस नहीं थी तो पहले भी ऐसा ही होता था। तो किसी को संतान पैदा करने के लिए अगर कोई सेक्स कर रहा है तो वो गलत नहीं है डियर फ्रेंड्स। अगर आप सही एक्चुअली में आपने महाभारत तो देखी होगी, मेरे हिसाब से महाभारत में जगदीश जी बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु जी तो ना भाई लिख दो यार, मुझे गुरु जी ना कहो। महाभारत काल में क्या था, जो धृतराष्ट्र था, पांडु था और विदुर था, ये औलाद किसकी? वेद व्यास की। तो वेद व्यास ने नहीं कहते हैं रेपिस्ट था वो। इनके बायोलॉजिकल फादर वेद व्यास हैं। पढ़ना कभी गहराई से समझना। क्योंकि उसमें वो था कौन, दम कौन था। और जिस तरह के भी आपने इतना पढ़ा होगा कि वो एक कह रानी थी, तीन लड़कियां का किडनैप करके, वो भी सभ्यता में किडनैप कहूं या के कहूं, और तो उठा ले, और तो उठा ले तो एक तो मरेगी, बच गई दो बच गई तो डियर फ्रेंड्स उनका संतान को नहीं होगा। ये संतान तो किसी गरीब बालक के भी नहीं हो तो उसके भी टेंशन हो जाएगी, वे बालक को नहीं होगी। वो तो राजे थे, अब उनको भी टेंशन होगी, रानियां का भी संतान को नहीं होगी। उनकी सासू समझदार थी, उन वेद व्यास संपर्क कराया। वेद व्यास डियर फ्रेंड्स बोला ठीक है कोई बात नहीं, कि पहले सेक्स ही करना पड़ता था भाई, न्यू तो था को नहीं कि कोई मेडिकल इतनी एडवांस थी कि उनके इंजेक्शन लगा के दर्द दे। तो वहाँ होता क्या है कि जो डियर फ्रेंड्स वीडियो ने शेयर कर दो, क्योंकि यहाँ सनातन का प्रचार हो रहा है, जबरदस्त प्रचार है। तो जो पहली रानी थी उनके पास डियर फ्रेंड्स वेद व्यास जाऊंगा तो वह आंख बंद कर ले। जिस टाइम इंटरकोर्स हो रहा था, इंटरकोर्स मीन्स संभोग, मैं तेरी शक्ल को देखना था, मेरे साथ गलत काम लग रहा है। हालांकि वो गलत को नहीं कर रहा था, वो तो उनका भी औलाद सही है, लेकिन अगले ने आंख मीच ली। आंख मीच ली तो वो वेद व्यास आपका काम करके बाहर चलेगा। तो उसकी सासू आई, बोला केरा, बोला काम तो हो गया लेकिन पुत्र अंधा पैदा होगा। बोले अंधा पैदा होगा, अंधा किस तरह राज करेगा? बोले मैं क्या बताऊं। फिर डियर फ्रेंड्स वह दूसरी उन्हें चाहे इसका तो अंधा होगा, दूसरी ने भेज दो, उन्होंने दूसरी भेज दी। तो दूसरी भेजी तो डियर फ्रेंड्स क्या होता है कि वन बोली मैं तो बीमार हूं, मेरा सर दुख है, मेरा पेट दुख है, मेरा तो हार्ट गोडे दुख है। वेद व्यास ने तो आपका काम करना था, वेद व्यास ने तो अपना काम कर दिया, फिर बाहर निकले। उनकी सासू बोली के रहा, बोला बीमार लड़का होगा लेकिन बीमार रहोगा।
अब भाई वो बुढ़िया टेंशन होगी, भाई एक का तो अंधा होगा, एक का बीमार होगा। अब तीसरी और कोई थी कोई नहीं, क्यों तीसरी तो मर ली थी, जो आगे जाके नवासी कंडी बनी थी। तो बुढ़िया टेंशन होगी भाई क्या करा। तो एक दासी ने बोली भाई यही बात है, तू कर सके हो काम। दासी के चा चढ़ गई, जमा खुश होके इंटरकोर्स करती है वेद व्यास के साथ। उनका विदुर पैदा हो गया। तो जब वो बाहर निकला दासी के साथ मिलने के बाद, जब बाहर निकलता है तो बुढ़िया बोली महाराज जी कह रहा नूला एक नंबर का छोरा पैदा होगा, जो बहुत विद्वान होगा। डियर फ्रेंड्स, सनातन हिंदू आइडियोलॉजी ये कहती है, आप पढ़ के देख लेना। और वही चीज हुई, एक कांधा पैदा हो गया, एक बीमार पैदा हो गया, और जो दासी थी उसका विदुर पैदा हो गया, जो इतना विद्वान था। तो बहुत सारे साथियों ने वीडियो को लाइक किया है, शेयर किया है, और हर दिन कोशिश करो डियर फ्रेंड्स जुड़ने की। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मेरा अगर मतलब मर्डर भी हो जाता है तो मैंने फिर भी खुशी होगी कि मैं हिंदुत्व की आवाज उठाते उठाते मर गया, मेरा मर्डर करवा दिया। क्योंकि मैं इस चीज का बहुत बहुत आभारी हूं कि एक हिंदू फैमिली में मेरा जन्म हुआ है, मुझे गर्व है। तो आप सपोर्ट कितना करते हैं डियर फ्रेंड्स, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप सपोर्ट करते हैं तो मुझे भी हौसला हो जाता है। और भाई जो नू बाट देखा है बे मास्टर मरेगा कद, 52 साल तक तो मैं मरदा को नहीं, 52 साल तक नहीं मरूंगा मैं, क्योंकि वह आइडियोलॉजी में नहीं पढ़ रखी है। से गोली मरवाए दो लोग कि मैं कर दो, मरा नहीं 52 साल तक। और भाई डियर फ्रेंड्स, आप जैसे साथियों की दुआओं से जो डीके खोखा है, दरू कुमार खोखा, मेरे तक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर लेके पैदा हो रहा है। उसने तो चाइनीज भी आओ है, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भाषा चाइनीज बोली जाओ है, अंग्रेजी को नहीं बोली जाती। सबसे ज्यादा भाषा बोली जाती चाइनीज, वो तो उसका भी जानकार है। तो साथियों, आपसे मिलके, आपसे बात करके मन बहुत अच्छा लगा। और वे जितने भी हिंदू संगठनों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो ने शेयर करो। मैं डियर फ्रेंड्स कोई इलिटरेट बंदा नहीं हूं कि अनपढ़ हूं, मूर्ख हूं मैं। आई 7 डिग्री, 7 डिग्री है मेरे पास।
SSCNWR मीन्स नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया। इंडिया का 4 बार का टॉपर हूं मैं। और मैंने डियर फ्रेंड्स सरकारी नौकरी में कभी रुचि नहीं ली, क्योंकि मेरा मकसद इस देश के लिए कुछ बड़ा करना है। और वो तभी संभव होगा जब आप लोग मेरी सपोर्ट करेंगे। मुझे कास्ट सिस्टम बिल्कुल गलत लगता है। जिस दिन मास्टर सुखविंदर खोखा कामयाब हो गया, डॉक्यूमेंट से सबसे पहले कास्ट को खत्म करूंगा। कास्ट का मतलब क्या है? पहले था, अंग्रेजों ने बनाया था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पता था, उस समय जरूरत थी, आज जरूरत नहीं है। आज कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा बच्चा कहां पढ़ेगा। आज हर घर में मोबाइल है और हर मोबाइल में इतने बड़े बड़े टीचर बैठे हैं। जिसने पढ़ना हुआ वो पढ़ेगा, जिसने नहीं पढ़ना हो नहीं पढ़ेगा। तो ये एक्सक्यूज, ये बहाने नहीं चलेंगे। अब हमें कड़ पढ़ावा, हम तो गरीब हैं ना। अब ये चीजें नहीं चलेगी। अब ये चीजें बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और खत्म करने में डियर फ्रेंड्स आप भी सपोर्ट करें। हमारी जो पहचान है, मैं पुनः इसी टॉपिक पर आता हूं, वो हमारे गोत्र हमारी पहचान है। क्योंकि ये जो गोत्र जो हमारे हैं, ये गोत्र भी कैसे बने, ये बात भी मैं आपके साथ साझा कर देता हूं कि इनका निर्माण कैसे हुआ। जो जो मतलब विकास हो रहा था, भाषा का विकास हो रहा था, लोग शब्द बोलने लगे थे। तो अब मान लिया किसी ने भाई शेर मार दिया, और इसने शेर मार दिया, सिंह बोले भाई वो शी मारे हुए। अब शेर तो एक आदमी ने मारे हैं, और नाम आप किसका लेवांगे? जो बहादुर होगा। किसका भाई? शी मारागा। शेर मार रहा क्या? शी मारागा। वो अपनी पहचान हमेशा बंदा बड़े आदमी से जोड़ेगा। सी मार बन गई। अब सी मार डियर फ्रेंड्स, जिस गांव में मैं ब्याह रखा हूं, जिस गांव में मैं ब्याह रखा हूं, उसी गांव में जाट भी सी मार है, चमार भी सी मार है। और जमा मेरा ससुर का घर का दौरा घर है। इट मीन्स वी आर वन, हम एक हैं। किसी ने वो सांप मार दिया, सांप मार दिया तो उन्होंने जब सांप मार दिया वो मतलब नोड़ हुआ, सांप मार दिया मैंने, और नोड़ बन गई। किसका भाई? नोड़िया का मतलब। ये ऐसे चले हुए हैं। किसी ने मोर की जान के बचा दिया, मोर बचाया मैंने तो। वो फिर किन का भाई तुम मोर आ गए। डियर फ्रेंड्स, ये ऐसे ही बने हैं और वो हमारी पूर्वजों की पहचान है। मतलब ये हमारी डायनेस्टी है। मतलब हमारे वंशज जो से हमने मिल गया ये चीज। लेकिन जाति कर्म के आधार पर बन गई थी कर्म के आधार पे। तो फिर इन जातियां को परमानेंट क्यों कर दिया?
ये मेरे को एक बात बताओ, नाई का काम भाई बोला, नाई बाल काटेगा, ये बाल तो मैंने को केवरा कितनी चेता है बाल बाल काटने लग रहे, ये पूछने हूं तो उन्होंने कहते हैं नाई की दुकान में बैठे हैं भाई हम, बट वो जाति जाति उसकी कागजा में नाई तो कौन है। तो जब ये चीजें है ही नहीं, फिर क्यों ठप्पा चेप रखा बे मतलब का। तो अब हमें डियर फ्रेंड्स जागने की जरूरत है, ये चीजें मिटाने की जरूरत है। मैं आपने एक घटना बताता हूं। मैयड़ गांव में, हमारे से 8 किलोमीटर दूर। तो मैयड़ में क्या होता है डियर फ्रेंड्स, वहां पे 2 ढाबे थे इकट्ठे। एक ढाबे का नाम मेरे याद को नहीं, एक ढाबे का नाम था शर्मा भोजनालय। और मैंने पूरा दिन बैठ के सर्वे करा, जो कस्टमर आवे वो शर्मा भोजनालय में ज्यादा जाओ भाई। अब एक बात बताओ, शर्मा भोजनालय में ऐसा क्या था भाई, सोचने की बात है, वहां ऐसा क्या था। मैं उन्हें शर्मा भोजनालय ले करा क्या, ब्रेक मारो, ये मानसिकता हमारी है ना, क्यों बना रखी हमने। उस शर्मा भोजनालय में भी नेपाली रोटी पाव था, और जो दूसरा था ओड़े भी नेपाली रोटी पाव था। मतलब हम नाम के पीछे पड़े हुए हैं। ग्वालियर में मेरे 2 साल कंटिन्यू ग्वालियर बीते हैं, और पूरा ग्वालियर जानता है मेरे को। 3000 ऑटो वाले जानते, लगभग 10,000 वो बंदे जानते जो कोई झूठे मुकदमे में, कोई साची में जेल काट रहे हैं। 55 सेशन और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज जाने हैं, 20 ग्वालियर में हाई कोर्ट की बेंच है। ग्वालियर मतलब मध्य प्रदेश में 3 जगह हाई कोर्ट है। जबलपुर जो मेन जो बेंच है वो जबलपुर बैठती, फिर भोपाल और एक ग्वालियर। ये जनरल नॉलेज का प्रश्न भी है। एक बार मैं भी 1 नंबर कट गया था मेरा, मैंने ग्वालियर का निशान लगा दिया, मैं ग्वालियर में हाई कोर्ट, तो क्यों मैं और ग्वालियर हाई कोर्ट में धक्के खाया करता। और ऑप्शन 3 दे रखी, जबलपुर भी दे रखे हैं, भोपाल भी दे रखे हैं, ग्वालियर भी दे रखे हैं। मेरा तो दिमाग में ग्वालियर ही चढ़िया, 1 नंबर गया। जितने कुली सारे जाने, सब्जी मंडी वाले सारे A to Z, एक बंदा भी सावन जो मन नहीं जानता हो। और वहां का सिंधिया फैमिली है ग्वालियर में, पढ़ लेना इतिहास में मिलेगा आपने, सिंधिया फैमिली मन जाने। उस समय कमलनाथ मुख्यमंत्री था, आधा घंटे इंतजार कर रहा था मैं कौन गया। राजीव राणा जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपके विचार बहुत अच्छे हैं। हम सबको जाति पाति से ऊपर उठना चाहिए। बिल्कुल जी, जब तक हम जातियों में बटे रहेंगे हम कटते रहेंगे। जो ये लोग नुको नहीं हमें अम्बेडकरवादी है, इन अम्बेडकर का कह के गड़ा भी को नहीं आंदा।
कुछ नहीं जानते कि उनने किन परिस्थितियों में ये चीज लिखी। आज से 78 साल पहले कुछ जमाना और था, आज जमाना और है। और बाबा साहब ने किसके लिए क्या नहीं किया। जो आप 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी तो हर एक कास्ट का बंदा करे। अगर मैं कास्ट की बात करूं, ड्यूटी कौन नहीं करता। वो 8 घंटे की ड्यूटी किसने करवाई? बाबा साहब ने। नहीं तो 12 घंटे की थी। 4 घंटे आपके बचवाए किसने? बाबा साहब ने। सभी के। वो किसी जाति के लिए थोड़े लड़ रहे थे। उन्होंने SC ST OBC के लिए लड़ाई लड़ी, क्योंकि उस समय वो चीज थी। आज नहीं है वो चीज। आज फिर हम क्यों लड़ रहे हैं जो चीज आज है ही नहीं। आज डियर फ्रेंड्स, मैं आपको सच बताता हूं, मैं किसी न किसी दिन लाइव आके दिखाऊंगा, मेरा ट्रांजैक्शन दिखाऊंगा आपने। ऐसी एक भी जाति नहीं है जिसने मेरा सहयोग नहीं करे हो। हर जाति के बंदे ने मेरे खाते में पैसे डाले हुए। और बहुत सारे तो ऐसे हैं जिन्हें मैं जानता ही को नहीं, ना मेरी कदे बात हुई। और मैं चाहता हूं कि यह वीडियो उस शख्स तक जरूर पहुंचे। एक व्यक्ति ने, डियर फ्रेंड्स, ये बात है 2023 की, दिसंबर का फर्स्ट वीक हो सकता है या नवंबर का लास्ट वीक हो सकता है। 50,000 रुपये अकाउंट में गिरे। आज तक को नहीं पता मैंने किसने डाले वो। नहीं, 50,000 रुपया खातर तो नुगोए 50 आदमी आई दस्तक कराओ। और मैंने आज तक ये नहीं पता। एक साथी ने, वो थे परीक्षितगढ़ से, जहां से कलयुग की शुरुआत मानी जाती है। नहीं मैं जानता था। 30,000 रुपये मेरे अकाउंट में डाले। ऐसे ऐसे भी साथी हैं। तो उनका एहसान मैं कैसे भूल सकता हूं, जो मुझे इतनी सपोर्ट कर रहे हैं। क्या मेरी कास्ट देखते हैं? मैं किस कास्ट का हूं? मेरी कोई कास्ट नहीं भाई, ना मैं कास्ट को मानता, ना मैं जो मेरा बेटा है उसको इन चीजों में उड़ जाऊंगा कभी भी। जो, अब एक बात बताओ डियर फ्रेंड्स, मैं जब 18 साल का था, मैंने गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया फ्री। आज मैं 46 साल का हो चुका हूं, यानी कि 28 सालों से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं। एक बार रतिया की घटना बताता हूं मैं आपको। रतिया में डियर फ्रेंड्स, लोगों ने मेरे को इनवाइट कर दिया कि बाबा साहब का जन्मदिन है, आपने आना पड़ेगा। मैंने कहा यार मैं इनको नहीं आऊंगा आपके पास, आप लोगों को गुमराह करते। मैं बोलता हूं सच, और सच फिर तामन अच्छी को लागे। ना आप ना आना पड़ेगा। तो डियर फ्रेंड्स, मैं चला गया वहां पे। स्टेज लगी हुई है और स्टेज के ऊपर मेरे को इनवाइट कर दिया बोलने के लिए। तो पहले जो प्रधान थे, प्रधान जी ने जो मेरा परिचय करा, वो कैसे परिचय करा कि हिसार से एक ऐसे शख्स आए हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़ा वर्ग के बच्चों को फ्री पढ़ा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि 2 मिनट वो अपना कीमती समय
आपको देंगे। मैं कहा स्टेज के ऊपर, मैंने कहा पहली बात, डियर फ्रेंड्स, प्रधान जी ने मेरा परिचय गलत करा। मैं एक मास्टर हूं, मन्ना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जर्नल, ओबीसी, इन तक के लेना देना है। एक मास्टर का काम ये होगा कि वो बच्चे की जाति देख के पढ़ा हुआ। तो इतनी देर में डियर फ्रेंड्स एक हेड मास्टर था सरकारी स्कूल का, उसने मेज के ऊपर मुक्का मारा और मुक्का मार के खड़ा हुआ। बोला हम तो जाति के बलबूते पे बैठे, मैं जाति आले तनख्वाह दे, सरकार तनख्वाह दे, 90,000 की सैलरी ले तू। बोले हाँ। फिर मैं कौन देगा, सरकार देवनी? बोले हाँ। मैं तेरे स्कूल में एक बालक की साल दे जिसने 20 ही पढ़े आंदे हो, एक बालक लिया जो 20 तक पढ़े जानता हो, और 300 रुपया की पर्ची कटा के अम्बेडकर बनेगा। डियर फ्रेंड्स, वही पे चुपचाप बैठ गया। ऐसे अम्बेडकर नहीं बना जाता। मैं 300 रुपये दे दिए, 500 दे दिए, 1000 दे दिए, अम्बेडकर बन गए। उन्हें पढ़े, पहले उनके बारे में जाने और सच का प्रचार करें। उन्होंने जो बौद्ध धर्म अपनाया था वो विशेष परिस्थितियों में उलझे हुए थे। उन्हें हिंदू धर्म से कोई नफरत नहीं थी। उनकी परिस्थितियों को समझो आप। उनके अंदर कोई जातिवाद नहीं था कि वो ब्राह्मणों से नफरत करते। ब्राह्मणों से नफरत करते तो ब्राह्मणों का जमाई क्यों बनते? उन्होंने तो एक ब्राह्मण लड़की से शादी की। लेकिन हमें यहां गलत नैरेटिव हमारे दिमाग में डाला जा रहा कि वो तो ब्राह्मणों के खिलाफ थे। नहीं थे भाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो मकान है वो भी ब्राह्मणों के मोहल्ले में है। इन लोगों को कौन समझाए? कोई नफरत नहीं थी उन्हें, और उन्होंने काम किया, सभी के लिए काम किया, किसी जाति विशेष के लिए काम नहीं किया। अब ये लोग तो फद्दू बनाते, गलत थ्योरी आने वाली जो जनरेशन है उनको बिगाड़ रही है। अंबेडकर जयंती आती है, रविदास का फोटो का क्या मतलब है अंबेडकर जयंती पे? कोई मतलब बनता है क्या? रविदास जयंती आएगी, अंबेडकर का फोटो मिलेगा, कोई मतलब बनता है? कोई मतलब ही नहीं बनता इन चीजों का। अंबेडकर जयंती आती है तो अंबेडकर के गुरु का फोटो रखो। उनके जो गुरु थे उनका फोटो रखो। रविदास जयंती आती है, उनके गुरु का फोटो रखो। कबीर जयंती आती है, कबीरदास के गुरु का फोटो रखो। मतलब आप तो सीधा सीधा जब एक जाति को प्रमोट करने लग रहे हैं। जो कबीरदास जी थे उनका गुरु कौन था? रविदास जी महाराज थे, उनका गुरु कौन था? ब्राह्मण था, परमानंद। पढ़ के देख लेना, लिटरेचर पढ़ो आप, आपको पता चलेगा। फिर अब ये ब्राह्मण की मूर्ति रख दे तो फिर इनका प्रोपगेंडा फैल जाए। अंबेडकर के गुरु कौन थे? ब्राह्मण थे। मतलब यहां जाति को टारगेट किया जा रहा है। जातिवाद, बच्चों में जातिवाद डालो। साथियों, बदल जाओ, अपनी सोच को बदल लो। तो अगर मेरी बात सही लगती है तो साथियों वीडियो को शेयर करना। अगर सही नहीं लगती, कमेंट करके आप सुझाव दें। यू में अब्यूज आल्सो, आप गाली भी बक सकते हैं।
अगर आपको अच्छी नहीं लगी बात, क्योंकि आपकी गाली भी शायद मेरे लिए वरदान साबित होगी, क्योंकि जो व्यक्ति सच बोलता है उसे गाली भी सुननी पड़ती है, तो मैं गाली सुनने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन मैं बोलूंगा सच। और सच को परेशान किया जा सकता, लेकिन सच को डियर फ्रेंड्स हराया नहीं जा सकता। हम सनातन आइडियोलॉजी में ही सुरक्षित हैं, इस बात का ध्यान रखना। नहीं तो जोगेंद्र नाथ मंडल के बारे में आपने नहीं सुना होगा। चलो मेरे दिमाग में बात आ गई, हालांकि लाइव ब्रॉडकास्ट लंबा हो चुका है, लेकिन जितने साथी सुन सकते हैं वो सुने। जोगेंद्र नाथ मंडल आज तक मैंने किसी भी, मैं डियर फ्रेंड्स हजारों जगह जा चुका हूं अंबेडकर जयंती पर, हजारों जगह। अब आप सोचोगे हजारों जगह कैसे चले गए, भी साल में एक बार जयंती आती है, लेकिन उनके प्रोग्राम तो चलते रहते ना। हजारों जगह गया हूं मैं, मेरे पास प्रूफ है। मैंने एक जगह भी जोगेंद्र नाथ मंडल का नाम नहीं सुना। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में भेजने वाले जोगेंद्र नाथ मंडल है, उनका नाम ही नहीं लेते। उनके गलतफहमी ये थी, क्योंकि वो मोहम्मद अली जिन्ना उनके प्रभाव में थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने यह कह रखा था पाकिस्तान बनेगा और पाकिस्तान में आपको लेके चलेंगे और मैं आपको वहां पे कानून मंत्री बना दूंगा। ऐसा हुआ भी, पढ़ लेना डियर फ्रेंड्स। जोगेंद्र नाथ मंडल वहां चले गए, लेकिन उनकी वहां पर हालात क्या होती है आप वो पढ़ के देखना। उन्हें अपनी जिंदगी को गुमनाम तरीके से बिताना पड़ा। वो दोबारा इंडिया में आए, इलेक्शन लड़ा, हार गए, क्योंकि खत्म हो चुका था तब तक यहां सब कुछ। तो आप भी, इसीलिए मैं आपको कहता हूं एक रहो, और जातियों में बटे रहोगे तो एक दिन जोगेंद्र नाथ मंडल का जो हाल हुआ था ना, वो सभी का यही हाल हो जाएगा। चाहे कोई भी किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो डियर फ्रेंड्स, इस कास्ट के जहर को दिमाग से बाहर कर दो, नहीं आगे आने वाला जो भविष्य है वो बहुत बुरा होगा। तो साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।